नमस्कार, समय देखने वाले दर्शकों का मैं फिर स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मुंबई के मलाड पूर्व में विकास यानी पुनर्वसन को लेकर मामला कहीं ना कहीं सोसाइटी और सोसाइटी के लोगों के बीच में बढ़ते हुए विवाद को लेकर है। मामला शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो कि मलाड पूर्व स्थित है, जहां पर रॉयल रियल्टर्स नामक विकासक के द्वारा यहाँ पर विकास होना था, लेकिन ये पूरा विकास की जो भूमिका थी वो अभी भी अधर में लटकी हुई है। पिछले कई दिनों से सोसाइटी के लोग रोडों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सोसाइटी के जो कमेटियां थी, कमेटियों की तरफ से जो ज्ञापन था, जो उनका आरोपों के ऊपर लगाए जो खंडन था, वो हमने पिछली खबर में दिखाया था। आज कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों ने फिर से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अपना विरोध जाहिर किया और कहीं ना कहीं जो विकास वो चाहते हैं वो न दिखता हुआ कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन साफ नजरों से देखा जा सकता है। आइए सबसे पहले सोसाइटी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहां के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, नजर डालते हैं उस रिपोर्ट की तरफ। हमारे उपाध्यक्ष साहब पहले तो आए, बिल्डिंग बहुत डिलेबरेट है भाई, है ना, बहुत ख़राब हो गई है और 35 साल बोले कि ये लोग बोलते हैं 22-25 साल पुरानी बिल्डिंग है और इसका वो उन्होंने कहा कि सीसी 35 साल पुराना है। तो उनको शायद पता नहीं है बिल्डिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, सीसी और ओसी में क्या फ़र्क है। जब बिल्डिंग का कंप्लीशन के बाद आता है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद ओसी मिलता है। बिल्डिंग का पीरियड वहाँ से चालू होता है। सीसी खाली कंस्ट्रक्शन के लिए सीसी मिलता है कि आपको प्लेन का सीसी मिला, 7 माले का, 22 माले का, वहाँ उसको सीसी बोलते हैं। ओसी क्या होता है, बिल्डिंग जब रेडी होती है उसके बाद से बिल्डिंग का पीरियड चालू होता है। ये बिल्डिंग के पास आप खड़े हैं, इसका अप्रॉक्स अभी पर्टिकुलर तो नहीं मालूम, लेकिन 97 के आसपास का ओसी है। तो आपको कितने साल हुए? 24 साल हो गए। ये बिल्डिंग को देख करके लगता है कि इतनी डिलेबरेट है कि अभी कल का कल गिरेगी। इसके लिए इन लोगों ने मतलब रीडेवलपमेंट के नाम पे तमाम साम दाम दंड भेद, स्ट्रक्चरल ऑडिट अभी 2018 में हुआ था। अर्जेंट, एक तो बोलते हैं पैसा नहीं है, तुरंत का तुरंत दूसरा स्ट्रक्चरल ऑडिट बुलाया। 20 के 20 बिल्डिंग पॉसिबल है कि ये पाँचों उंगली कभी बराबर हो सकती है। 20 के 20 बिल्डिंग सीटू है। फिर मैंने एजीएम में प्रशांत जी कदम को मैंने चैलेंज किया कि मैं इसका क्रॉस चेक करवाता हूँ, ठीक है। वो बोले कि खर्चा कौन करेगा? मैं बोला कि खर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। वो बोले कि खर्चा आप लोग करेंगे तो फिर आगे कैसे? हम लोग बोले, लेकिन मैंने एक शर्त रखा, खर्चा हम लोग करेंगे, अगर ये दोनों में फ़र्क आया, दोनों स्ट्रक्चरल ऑडिट में, तो कमेटी इसका खर्चा बेयर करेगी। तो बोले ठीक है, करेगी। तो हम लोगों ने क्रॉस चेक किया, खाली 4 बिल्डिंग ही आई और उनकी तरफ से जिसने किया, मेहता करके हैं, उनका बीएमसी में और मुंबई में आप पता करेंगे, उनका नाम ही रेपुटेड है। वो खाली बिल्डर लोग के बिहाफ में वो स्ट्रक्चरल ऑडिट करके मेंबर्स को धमकाते हैं और धमका के निकलने के हिसाब से, हाँ, ये भी मेहता करके है ना। तो ऐसा चल रहा है, ठीक है। अभी साहब ने बोला कि जैसे एक छोटी सी बात है, इसमें हमारे सीएम साहब को भी इन्वॉल्व कर लिया उसने लपेटे में, कि उद्धव साहब ने मुझे बहुत तारीफ, मतलब मेरा पीठ थपथपाएंगे कि हम लोगों ने ऐसा जीता वैसा जीता। मुझको तो शर्म आता है कि हमारे पदाधिकारी लोग कैसे बोल सकते हैं। हमारे साहब को, उद्धव साहब को भी लपेटे में ले लिया। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि आज 2034 में इतना बेचारे ने बेनिफिट दिया। प्रीमियम में 50% का बेनिफिट है, ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे 2034 का DCR आ गया नया। कुछ भी पॉसन नहीं कर रहे हैं, ना ही पब्लिक को बता रहे, कुछ भी नहीं, बस इनको रीडेवलपमेंट करना है, वो भी इनके टर्म्स पे, इनके कंडीशन पे। क्या है तो मतलब साहब को अगर सच्ची सिनारियो पता चलेगा तो साहब कितना दुखी होंगे कि ये ऐसा चल रहा है। मेरे बेनिफिट देने के बाद भी ये पब्लिक तक पास आउट नहीं हो रहा है और ये बीच में ही कुछ लोग हैं जो इसको बिल्डर के साथ मिलकर ख़त्म कर रहे हैं। करते बिल्कुल हम लोगों को 0-0 पे लेके खड़ा कर दिया, ठीक है। लास्ट में हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ भी परवड़ता नहीं है। उनकी ऑफिस में मीटिंग होती थी, सब लोग बैठे रहते थे, हमारे पदाधिकारी, हम लोग, मैं खाली उन बिल्डर के साथ आर्गूमेंट करता था कि भाई ये क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम। बिल्डर सीधा हम लोग को और एकदम रूडली बोलता था कि भाई नहीं परवड़ता है, तुमको जो करना है करो, मैं नहीं दे पाऊँगा, सीधी सी बात है। और मेरे ऊपर ये लगाया जाता था कि ये लोगों को भड़का रहा है, कि नाले का FSI ये वो करके बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो नाले का जो भी है उसका TDR में बेनिफिट मिलता है, जो TDR हम लोग खरीदते हैं नाले के एरिया के, उतने TDR पे हमको कोई कॉस्ट नहीं लगता है, फ्री ऑफ FSI आता है। तो बेनिफिट मिलता है तो मिलता है ना, इसमें किसी को अगर पब्लिक को बता दिया तो थोड़ी कोई गुनाह कर दिया। यहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं पब्लिक को बताना कोई गुनाह नहीं है, तो इसमें इसको भड़काने का आइटम नहीं बोल सकते हम लोग कि भड़का रहे हैं।
भड़काने का क्या मुद्दा ये भी बताया जा रहा था कि सोसाइटी ने आपको जो अपने घर लिया था उसका एनओसी नहीं दिया था। हाँ नहीं, एग्जैक्टली वो मेरे अंकल का है, जो जैसा बताया मेरे फैमिली में 3 फ्लैट हैं, एक फ्लैट अभी पीछे है उसको बेचा, ठीक है, बेचा तो सामने वाले को लोन लेना था, उसके लिए एनओसी की ज़रूरत थी। आज 6 महीने से एप्लीकेशन कर रहा हूँ लेकिन नहीं दिया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने सामने से बुला करके उसको एनओसी दिया। उस दौरान इन्होंने मेरे बैंक में जाके काफ़ी हंगामा किया। पता नहीं, मुझको पता नहीं क्यों ये सब पर्सनल लेवल पे क्यों गए, अभी तक मुझको पता नहीं चला। वहाँ पे जा कर के मेरे अकाउंट्स की जानकारी के लिए मैनेजर को भी काफ़ी धमकाया, सब सीसीटीवी फुटेज है। मैनेजर को भी धमकाया कि सारा इसका ये दो वो दो, जबकि सोसाइटी का कंसर्न कहाँ तक होता है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट हूँ तो सीधी सी बात है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूँ तो मत दो एनओसी। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है जिस आदमी का तो उसको क्यों परेशान किया जा रहा है, मतलब कुछ पर्सनल उसका इसमें इंटेंशन है। इन तमाम मुद्दों को लेकर रॉयल बिल्डर, हाँ सब कुछ लेकर, क्योंकि मैं अपोज कर रहा था, मुझको बोल दिया गया कि भाई तुमको जो सोचना है सोचो, हम लोग इसके साथ जा रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं अब इसके आज के डेट से मैं इनके अगेंस्ट जा रहा हूँ। फिर काफ़ी दिनों तक ये विवाद चला, काफ़ी दिनों से चल रहा था। लास्ट में जब स्थानिक नगर हाँ की भूमिका यहाँ पर वैभव जी की भाई, हाँ ये सब तो अभी आए, और इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी, मतलब हम मेंबर्स ने भी बहुत कोशिश किया, बहुत इनको समझाने की। और जहाँ तक ये बोलते हैं कि अखिलेश जी ने बहुत सारे पेपर, सोसाइटी के चेयरमैन और उपाध्यक्ष दोनों, गुजर साहब और माने साहब मेरे ऑफिस आए मीरा रोड में, मुझको बोले कि जो भी पेपर्स हैं, तो ये उस दौरान उसके बहुत पहले की बात है, हम लोगों ने बहुत पेपर के लिए इनको बोला कि पेपर रेडी है, एक बार बैठो। तो हमारे सेक्रेटरी साहब उस समय हम लोग को बोलते थे, वर्डिंग उनका था फाटे पे मारना, मतलब जो कुछ मीटिंग नहीं लेंगे, हम लोग ऐसे करने जा रहे हैं, तुमको जो करना है तुम लोग करो, ऐसा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इंसान का हक मारा जाएगा तो विद्रोह तो होगा ही। फिर उन्होंने कहा कि 1000 स्क्वायर मीटर का यहाँ डिडक्शन है, ये है। तो पहले हम लोग को बताया गया था कि 18,272 मीटर का ये प्लॉट है। अभी जो कैलकुलेशन ये लोग किए 16,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से किए। अभी उस दिन मीटिंग में उन्होंने बोला कि 1001 मीटर फॉरेस्ट में जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, तो आपने उसको प्रॉपर्टी कार्ड पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? अभी नया ड्राफ्ट डीए बिल्डर ने दिया, ड्राफ्ट डीए में 18,272 का एरिया डाला हुआ है। क्यों डाला आपने? ठीक है, इसका एक छोटा सा ये प्लान है, डिमार्केशन प्लान, जो हद कायम होती है। बेचारे क्लासिक वालों को डराया जाता है कि तुम लोग की आधी बिल्डिंग फट जाएगी, एक कोई प्लान कहीं से लाएं, लेकिन इसमें देखिए साफ दिख रहा है, ये है इसकी लाइन, ये है फॉरेस्ट की लाइन, ठीक है, ये सोसाइटी की बाउंड्री है, आराम से अच्छे डिस्टेंस पे है। हाँ ठीक है, थोड़ा ओवर पोजीशन में था तो एक 4 नंबर बिल्डिंग का थोड़ा पार्ट इसमें कट रहा है, ऑफिस के पास का, ठीक है। ये ऐसा सबको, पब्लिक को इसको बरगलाया जा रहा है कि भाई तुम्हारा एरिया कम है, तो मतलब रीज़न चाहिए कि क्यों काट रहे हैं हम, ठीक है, काट के, जबकि सबको पता है ये जो एरिया कैलकुलेशन होता है नहीं फ्लैट के ऊपर नहीं होता है। आज सोसाइटी मलाड में क्या पूरे मेरे ख्याल से मुंबई में ऐसी सोसाइटी जिसका FSI बैलेंस है 18,250 है। आप मान लीजिए थोड़ा बहुत वेस्ट लैंड गया होगा, 17,000 होगा। अभी हम लोग का यूज्ड है 14,000 के आसपास, 149 यूज्ड है। तो इतना हम लोग का बैलेंस है FSI। तो वो बैलेंस FSI कहाँ जा रहा है? क्यों हम लोगों को एरिया जो हम लोग मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है? इसके लिए क्यों इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है? एरिया के लिए हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है ये सब? सबको खुशी जो हम लोग का पुराना बैंक बचा हुआ है, अगर हमारा पैसा है तो वो हमारा हमको दे दो, फिर बिल्डर को दो ना। जो हमारे विद्यमान बिल्डर हैं रॉयल रियल्टर्स, उन्होंने खुद अपने हाथों से ये लिख के दिया है कि ये प्रोजेक्ट मुझको नहीं परवड़ता है। 8 जनवरी को इन्होंने दिया है कि ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है और मुझको नहीं परवड़ता है। तो आखिर हमारी कमेटी ऐसे बिल्डर के साथ क्यों जा रही है जो ऑलरेडी वो लड़ाई के मैदान से वो सरेंडर कर चुका है, तो भी उसको आगे फ्रंट पे बढ़ा रहा है कि नहीं भाई तुम्ही को लड़ना है ज़बरदस्ती? आपके हिसाब से है तो उसको कैसे रिमार्क किया जाएगा, कैसे पुनर्विकास होगा? और रॉयल नहीं तो दूसरा कौन है? देखिए, रॉयल नहीं तो दूसरा कौन, ये सोसाइटी का सब्जेक्ट है, ये रिलेटेड मेरे से नहीं है। जो निर्णय सब लोग मिल के लेंगे वो उनकी बात है। और रही बात आप रोड की, जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये रोड का प्रस्ताव ही शिव शक्ति कॉलोनी की जो सोसाइटी थी, इनकी इलेक्टेड सोसाइटी थी, उन्होंने कल एक्सेप्ट भी किया ये बात कि हमने दिया हुआ प्रस्ताव है। हमने उसमें कुछ, मेरा कहना नहीं है कि उन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया, उन्होंने दिया हुआ प्रस्ताव। उसके ऊपर एक उपसूचना प्रस्तावित की गई हमारी ओर से कि ये रास्ते का लिंक जो मुलुंड लिंक रोड से कनेक्टेड है, वो लिंक को न तोड़ा जाए, उसे कंटिन्यू रख दिया जाए। क्योंकि पुराने DP में भी ये रोड 6 मीटर का, तुम पूरे जिनको DP का नॉलेज है आप लोगों को, बरोबर है सक्सेना साहब जी? यस सर। तो पुराने DP में भी ये रोड है
आज के नए डीपी में भी ये रोड है। खाली इसका विड्थ जो है महानगर पालिका की लोक संख्या के हिसाब से जो प्रस्ताव हुआ, जो 6 मीटर के रोड है उनको 9 मीटर का करने का प्रस्ताव हुआ, परंतु सोसाइटी ने जो आगे का रोड 13 मीटर का है उसे कंटिन्यू करने का प्रस्ताव दिया, वो गेट तक दिया। तो हमने कहा कि ये गेट तक देने से लोगों के विकास और लोगों को उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो सोसाइटी के लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा और उससे आगे भविष्य में जब ये रोड मुलुंड लिंक रोड कनेक्टेड होगा तो उससे सोसाइटी के लोगों का नाम और एड्रेस, एक बोलते हैं हम लोग जो क्या लैंडमार्क हो जाता है, उसका सोसाइटी को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये एक मेरा उसके अंदर मेरा विचार था और वो बात सही निकली। उस हिसाब से महानगर पालिका में वो प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद अगर किसी ने ऐसे कहा है कि आगे भविष्य में फॉरेस्ट में से कोई लिंक रोड हो ही नहीं सकता, वो किस तरीके से वैभव हरड़कर जी करने वाले हैं। अब इसके ऊपर मैं इतना ही कहूँगा, उनका ज्ञान या उनका अनुभव थोड़ा कम है। उनको ये सवाल मीडिया से पूछने से ज़्यादा गजानन कीर्तिकर साहब जो हमारे खासदार है, जो हमारे आमदार है, उनको जाके पूछना चाहिए कि उस रोड के ऊपर वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, आमदार साहब भी काम कर रहे हैं। वो रोड प्रस्तावित हो चुका, उसका ड्रोन सर्वे हो चुका है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो काम करने वाले डिपार्टमेंट रहते हैं वो सारे अपॉइंट्स हो चुके हैं। इनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है अभी, और ये कहते हैं कभी फॉरेस्ट में से एनओसी मिलेगी नहीं, कभी होगा नहीं। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी फॉरेस्ट है, गडकरी साहब ने बहुत सारे बड़े एक्सप्रेस हाईवे बनाए, उसमें जहाँ पे भी फॉरेस्ट है वहाँ पे ब्रिज की संकल्पना सबकी है कि फॉरेस्ट भी डिस्टर्ब ना हो और रोड भी जाए। इस तरीके से अपना जो 120 फीट का रत्नागिरी के यहाँ से जाने वाला जो रोड है वो इसमें दिख रहा है, आपके भी सामने है, ये डीपी प्लान है, आपके भी सामने, मेरे भी सामने डीपी प्लान है। ये इसमें 18-30 का एक रोड गया है जिससे नहीं 18-30 का ये छोटा रोड है, नहीं सर, 18-30 का ये छोटा रोड है, नहीं सर, जो रत्नागिरी का रोड है 120 फीट का रोड है, 93 मीटर। तो आप और मैं आगे का भविष्य कोई नहीं देख सकता, पर हमारे भविष्य के लिए आगे की योजना बनाने का काम हम लोग अभी से कर सकते हैं। फॉरेस्ट में कुछ लोगों ने 5 साल पहले कहा था कि यहाँ पे कभी शौचालय नहीं बन सकता, यहाँ पे कभी पानी नहीं आ सकता, यहाँ पे कभी बिजली नहीं मिल सकती। मैंने वो कर दिखाया और आगे भी ये रोड मुलुंड लिंक रोड कनेक्टेड होगा। 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, होने दो ना, आपको क्या तकलीफ है? आप अपने सोसाइटी का विकास करो। आज 5 साल के बाद होगा या 10 साल के बाद जब वो रोड कनेक्ट होगा तो लोगों का उसका फ़ायदा ही होगा। जो यहाँ के रहीवासी रहेंगे उनको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे तभी। फिर आज आप उस रोड को कैंसिल करके लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? केवल एक बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और इसके आगे दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें कोई भी मीनिंग नहीं है। इन्होंने आंखों पे खाली बिल्डर की सेवा करने का चश्मा लगाया है। वो चश्मा निकाल के अगर लोगों की सेवा का चश्मा लगाया रहता तो आज ये परिस्थिति नहीं रहती। और आपकी मैंने कभी ये सोसाइटी में कभी हमारा ज़्यादा आना जाना नहीं, कभी इन्होंने सत्यनारायण की पूजा में भी हमें बुलाया नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब एक विचारधारा के लोग हैं, वो वहीं से जुड़े थे। पर आज जब इनके साथ अन्याय हुआ, जब इनको मालूम पड़ा कि ये लोग हम लोग के अंधविश्वास का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा ले रहे, तब लोग मुझसे कनेक्टेड हुए और उनको न्याय मिलाकर देने के लिए हम लोग सक्षम हैं। खाली एक शिवशक्ति कॉलोनी का विषय नहीं है, विभाग में मालाड विकास प्रतिष्ठान की ओर से जहाँ पे भी लोगों पे अन्याय होता है, आप तो हम लोग को देखते हो हमेशा, जहाँ पे भी अन्याय हो वहाँ पे हम लोग निस्वार्थ भूमिका से लोगों के साथ खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। कहीं नहीं संभ्रम निर्माता के रूप में आपकी भूमिका विरोधी की तरफ से की गई है। अगर 13 मीटर की बात करें तो एक तरफ तो रॉयल है, उसके अंदर से रोड किस तरीके से निकल के आएगा पुनर्विकास को लेके और रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में, क्योंकि इमारतों के हालात जर्जर है, विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आइडिया किस तरीके का होगा जिससे लोग जो आज सड़कों पर उतरे हैं उनको एक न्याय की भूमिका मिले? देखो, मैंने स्टार्ट में ही कहा, लोग विकास के विरोध में नहीं है, ये सारे लोग विकासक के विरोध में। जो विकासक इन्होंने अपॉइंट किया, अगर मैं तो कहना नहीं चाहूँगा, लोगों का जिस तरीके से कहना है कुछ ना कुछ तो कमर्शियल इसमें बातें हैं, इसकी वजह से लोगों के साथ इस तरीके से अन्याय लोग कर रहे हैं। बिल्कुल डीजीएस के साथ आपको जोड़ा जा रहा है, कमेटी को जोड़ा जा रहा है, किसके साथ? डीजीएस ग्रुप की। ये तो ऑल ओवर मुंबई के साथ मुझे जोड़े ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तैयार हैं, वेलकम। हाँ, क्योंकि विकास की बात है, विकासक है लोग, अगर विकास कोई भी विकासक अच्छा काम करता है तो उसके साथ हमें जोड़ दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कल ये लोग कभी रॉयल को विरोध कर रहे हैं, अगर इसके जगह 2017 में हम लोग इस वार्ड का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, नगर सेविका धनश्री वरड़कर जी है। उसके पहले वहाँ पे नगर सेवक कौन थे आपको भी सबको मालूम है,
ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को गुमराह करने के लिए ये शिव शक्ति सोसाइटी से एक पानी का पाइप बाहर फेंका गया था कि मैं नगर सेवक बनने के बाद आपको पानी मिलेगा। बरोबर है, ये आप लोगों को भी मालूम रहेगा। बाद में जैसे कोई चुनाव जीत गया वो पाइप अंदर ले लिया गया, लोगों का पानी बंद कर दिया गया, पर उससे लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने 5 साल बाद एक सही व्यक्ति को चुना, आज उनके सबके दरवाजे में पानी की व्यवस्था है। वन विभाग, वन क्षेत्र के रहीवासी, ये अलग बात है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पर यहाँ पे रहने वाले लोग जो है इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा भर के फ्लैट लिया हुआ है। ये अनधिकृत लोग नहीं है या ये आकर बसे हुए लोग नहीं है। उनके प्रति हमारी मोहब्बत है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य जैसे उनके प्रति है, वैसे हमारे विभाग के, हमारे वार्ड के हर एक रहीवासी के प्रति हमारा कर्तव्य है। आज आप शिव शक्ति कॉलोनी के रहीवासियों के साथ जब गलत करोगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जब आपने उनके साथ गलत किया था हम उनके साथ खड़े थे, और उसके बाद जब तुम्हें लोग आईना दिखाते हैं तो आईना दिखाने के बाद लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई। लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करके ये विकास के मुद्दे में सब लोग को एकत्रित रह के काम करना चाहिए। पर उसके अंदर अगर वैभव के ऊपर आरोप करने से या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप करने से अगर अपने आप को बचाने के लिए ये सब काम करते हैं तो हम लोग में कहा जाता है बालिशपणा है। तो बालिशपणा समजता ना सगळे, ये बुद्धि विकास झालेला नाही। कुल मिला के हल क्या देखना चाहेंगे सोल्यूशन? मैंने अभी देखो किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति की वजह से कोई सोसाइटी नहीं होती। वो 17-18 लोग जो सोसाइटी में हैं वो सब मिलके लोगों के साथ ऐसे बैठे। अगर ये लोगों के साथ बैठने से वजह से उनके ऊपर कोई केस होता है तो वो केस मैं मेरे ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। ये लोगों के लिए कि लोगों के साथ बैठो, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, उनको सच्ची बातें बताओ, उनके सवालों के जवाब दो और विकास करो। ऐसा कहीं पे भी मेरा कोई बिल्डर नहीं है, ना मैंने कभी किसी को कहा है कि आप इसके लिए, मैंने किसी को रेफ़र किया है कि आप इनके साथ काम करो। मेरा खाली कहना इतना है, लोगों के साथ अन्याय ना करो, उनके साथ बैठो, अपने व्यवहार ट्रांसपेरेंट रखो, उनके सवालों के जवाब दो और आगे अपना काम बढ़ाओ। मुझे कहते हैं जहाँ सड़क होता है वहाँ विकास बहुत जल्दी होती है, यहाँ तो सड़क की हड़प करने की बात चल रही है। जी, पहले तो मैं भरटकर जी को शुक्रिया करूँगा कि इन्होंने हम लोग को इतना सपोर्ट दिया, जिससे हमारी एक टीम क्रिएट हुई जो इनके मुकाबले में खड़ी हुई। नहीं तो आज तक ये प्रोसेस टोटल 12 साल से लटकते आ रहा था। पहली बात तो ऐसा था, ये रोड को दिखा के पहले हमको 4 साल एक बिल्डर के साथ में खेला गया, जिसके अंदर उसका ड्राफ्ट डीए बना, साइन हुआ, वो पता नहीं डेवलपर आज कहाँ गया। ठीक है, तभी हम लोग ने, किसी ने मुंह नहीं खोला, किसी ने कुछ नहीं किया और कोई बात नहीं। उसके बाद में सेम रोड का ही बंदा था फंडा, सब कुछ रोड, उसके अंदर रोड के अलावा कुछ नहीं था। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आपका रोड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आ गया डीपी पे, जो हमने फाइट करना चालू किया। 2015 में वो डेवलपर को बाहर किया गया, दूसरा डेवलपर को लाया गया जिसका नाम था रॉयल रियल्टर्स। रॉयल रियल्टर के साथ में मीटिंग हुई, हमने बहुत सारे टेंडर वहाँ पे हम लोग ने भी सपोर्ट किया कि आप टेंडर करिए। टेंडर करने के बाद में पीएमसी को हमने हमेशा, उसके बाद में वो टेंडर के बाद में हमारे पीएमसी कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, जिसको हमने पे किया है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ऐसा हुआ कि जब वो डेवलपमेंट की बात आई तो रॉयल रियल्टर के साथ में कभी ड्राफ्ट डीए बना हम लोग को खुद को पता नहीं। फिर हमने गुजारिश की ड्राफ्ट डीए आप हमको दिखाइए कि आपने क्या किया। वो डीए किया गया 2016 में। 16 में करने के बाद में आज 2021 चल रहा है, जो डीए आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बीच में एक बार फटाकड़ा फोड़ा गया, मैं रोड से निकलने लग गया तो मुझे पकड़ गया कि साहब हमने आज डीए को रजिस्टर किया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा घर बन गया, बराबर ना सर, हमारा घर बन गया। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो फिर पता चला कि हमारे हाथ में एक ड्राफ्ट डीए 76 रुपीज़ में थमाया गया कि आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। वो डीए तो बाजू में रख दिया। अब हम लोग रोड के ऊपर आते हैं। साहब का कहना था ये 2034 में ये हमने एक इशू किया था, साहब के थ्रू हम लोग ने सब सर्च किया तो हमको एक 18.30 मीटर का एक रोड दिखाई दिया यहाँ पे, जो कहा गया था लास्ट वीडियो में, मतलब हमारे कमेटी मेंबर्स ने, कि वो गलत है, इन्होंने गलत अप्रोच किया, मैडम के नाम से थोड़ा बोला गया। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं आज पूछता हूँ कि 1991 का डीपी के हिसाब से अगर हमको 2.7 का एफएसआई मिलता है और साहब के फोर्स से वो मुझे 3.24 का एफएसआई मिलता है, तो किसका बेनिफिट हुआ? सोसाइटी का बेनिफिट हुआ कि नगर सेवक का बेनिफिट हुआ? 13.4 मीटर की बात अगर करें, एक तरफ रॉयल ने अपना स्ट्रक्चर कहना कि पतरा उतरा लगा दिया, वो 13.4 मीटर, क्योंकि अगर यहाँ रीडेवलपमेंट चाहिए। हमारे जो लास्ट टाइम का जो सितंबर 5 तारीख का जो मीटिंग उन्होंने ऑनलाइन रखा था, उन्होंने हमको सबको, सारे लोगों को म्यूट किया था और हमने फेस टू फेस मीटिंग मांगी थी, क्योंकि हम ये फेस टू फेस मीटिंग आज से बहुत टाइम से मांग रहे हैं।
और उन लोग रख नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमको सारे लोगों सबको म्यूट करके रखा था 1.5 घंटा तक। उसके बाद हम नीचे उतरना पड़ा, पुलिस स्टेशन कॉल किया, वो सब आए वहाँ पर और उन्होंने उनको रोक दिया। फिर भी उन्होंने 2 ठहराव उस टाइम पे ले लिया, ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग ने जब पुलिस ने आके रोक दिया तो उन्होंने कैसे ठहराव ले लिया। दूसरा एक चीज़, फेस टू फेस मीटिंग के लिए हमने वापस से गए, अपने बेले सर के पास गए खुरार पुलिस स्टेशन में। उन्होंने कहा कि मैं आपका और उनका मीटिंग रखाता हूँ। हमने पुलिस स्टेशन में मीटिंग रखी, उन्होंने एग्री किए कि हाँ ठीक है फेस टू फेस मीटिंग रखते हैं। तो फेस टू फेस उन्होंने मीटिंग रखा, हम सर्कुलर भेजा हमारे को। दूसरे दिन उन्होंने लिख के भेजते हैं कि फेस टू फेस मीटिंग नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे, ठीक है। और उस सर्कुलर में ना बिल्डर का नाम डाला उन्होंने, ना रजिस्ट्रार ऑफिसर का नाम डाला। तो ये जो फेस टू फेस जो मीटिंग थी 26 तारीख की, ये हमारी फुल एंड फाइनल थी, क्योंकि हमको उसी टाइम पे हमको फाइनल करना था ये बात को कि हमें रॉयल डेवलपर हमें नहीं चाहिए। और ये रॉयल डेवलपर का बैकग्राउंड इतना ख़राब है कि आत्महत्या करने जैसे अगर हम क्या चले गए तो 10 साल तो आप भूल जाओ, और वो हमें SRM में डालने का पूरा प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। हमको बैंक गारंटी नहीं है, कारपोस फंड वगैरह नहीं है, हमको एरिया कम दे, जो हमारे पास अभी अवेलेबल एरिया है उससे भी कम दे रहा है हमको, तो हमारा कहाँ बेनिफिट है। और ये जो 3 जो बिल्डिंग की बात बताई उन्होंने कि ऐसा किसी का गिर गया है, तो ये उनके जिम्मेदार वही है, कमेटी मेंबर। उन्होंने इतने दिन तक रखड़ाया, 10-12 साल तक सबको रखड़ाया, ये उनकी ज़िद की वजह से, क्योंकि उनको बिल्डर का ही सारा सपोर्ट रखना है। वो हमारे कमेटी मेंबर है, तो मेंबर्स का सोचना चाहिए, उनके अच्छाई का सोचना चाहिए। उन्होंने उनके साथ हमेशा उनके साथ खड़े रहे, ठीक है। तो अभी हमारी सिंपल सी बात थी कि हमें फेस टू फेस मीटिंग चाहिए था, ताकि हम बता सके कि भाई कितने लोग को नहीं जाना है, सोल्यूशन निकले, और कितने लोग नहीं जाना चाहते रॉयल डेवलपर के साथ। तो वो चीज़ हमारी मानने को तैयार नहीं हो, हमको बोलने देते नहीं है, रास्ते में दादागिरी करते हैं, किधर ये पकड़ के टोंट वगैरह उनका शुरू हो जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। अभी हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमको रॉयल डेवलपर के साथ जाना नहीं है, और ये कमेटी मेंबर भी चाहिए नहीं जो हमको मेंटली हरासमेंट कर रही है। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं हम लोग। हमारे जो घर हैं, जितने घरों में मैं 336 मेंबर्स के घर में घूमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं हम लोग। हमारे जो घर हैं, जितने घरों में मैं 336 मेंबर्स के घर में घूमी हूँ, मैं सबकी कंडीशन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और हम चाहते हैं, हम डीजीएस की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि हमारे को ऐसा बिल्डर चाहिए जो कैपेबल हो, जो हमारा प्रोजेक्ट कर सके। यहाँ डीजीएस की बात ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, रीटेंडरिंग की बात हुई है यहाँ पर। हमने कहा है कि हमें बस ये बिल्डर नहीं चाहिए, हम ऐसा बिल्डर देखेंगे जो कैपेबल हो और हमारे लोगों को अच्छा घर बना के दे और सबके लिए अच्छा हो। यही हमारा मेन मुद्दा है। हमारा यही मेन मुद्दा है कि हमें रीडेवलपमेंट के, जो हमको रीडेवलपमेंट जाना है, सबको जाना है, रीडेवलपमेंट सबको चाहिए, लेकिन इस बिल्डर के साथ नहीं चाहिए। अगर बात कर लें पूरी सोसाइटियों में कहीं ना कई इमारतों की हालत कहीं ना कहीं थोड़ी जर्जर तो है। हाँ, सूचना आपने किया होगा। हाँ, इस विवाद के बीच में अगर ये मामला खींचा जाता, लंबित हो जाता, हाँ, 6 साल 8 साल अगर खींचा जाता, हाँ, इस बीच अगर कोई हादसा तो उसका जिम्मेदार कौन? कमेटी मेंबर इसके जिम्मेदार है। बायलॉज है। कमेटी मेंबर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। और जितना मैं एक बात सजेशन है मेरा ऐसे कि अभी तक जितने भी लोगों ने घर यहाँ पर दिया है, ठीक है, जिम्मेदार है, ये बायलॉज है, ये सब ये कमेटी जिम्मेदार है। और जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा भी हम सदस्य हैं, हमारा भी थोड़ा जिम्मेदारी है कि घर के अंदर का हम जो भी थोड़ा टूट फूट जाता है तो हम साल 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में थोड़ा रिपेयर करते हैं, हर इंसान करता है। लेकिन आप जाके देखो, जिनका भी ये छपड़ा निकल गया, आप उनको जाके पूछो कि लास्ट उन्होंने कभी रिपेयरिंग अपनी करवाई थी अंदर से, कभी मेंटेन किया, ये आप उनको सवाल करो। और इनकी जिम्मेदार पूरी से पूरा 101% कमेटी मेंबर पे ही जाती है जिम्मेदारी, अगर उनके ऊपर कुछ आँच आती है तो। हमने रीडेवलपमेंट के लिए मना नहीं किया है, हमको रीडेवलपमेंट चाहिए है, लेकिन इस बिल्डर के साथ नहीं चाहिए। सोसायटीत मीटिंग झाली, त्या संदर्भात काय सांगायचं? आपली प्रतिक्रिया काय? म्हणजे आता मीटिंग झाली आणि त्याच्याबद्दल्या काही गोष्टी कानावर आल्या की मीटिंग घेण्याचा जो केविळवाणा प्रयत्न, कारण जे प्रतिउत्तर मी त्यांनी 26 तारखेला जो धुमाकूळ घातलेला त्याच्यावर मी जे तुमच्या माध्यमातून सविस्तर उत्तर दिलं, त्या उत्तरामुळे त्यांचे ते हताश झाले, हतबल झालेत. त्यांचा तोल सुटून मग त्यांनी बऱ्याचशा काहीतरी वेगवेगळे आपल्या प्रत्येकाने व्हॉइसमेल टाकले. अशा व्हॉइसमेलला मी तर कधीच भीक घालत नाही,
पण काय झालं, आजचा प्रकार परत त्यांनी तेच केला, खोटं बोल, रेटून बोल. आणि जे जे आज बोलत होते, मग तो सक्सेना असेल, तो अखिलेश सिंग असेल, ती सारिका इलासंगी असेल, त्याच्या बाजूला बसलेले वैभव बरडकर असतील, हे सर्वच्या सर्व साफ खोटं बोलत होते, साफ खोटं. म्हणजे माझं तर म्हणणं असं होतं की मी ज्या वेळेला तुमच्यासमोर त्या दिवशी प्रतिक्रिया दिली त्यावेळेला मी प्रत्येक गोष्टीचा पुरावा, शासनाचे नियम, शासनाचे कायदे हे तुम्हाला दाखवत होतो. ह्या लोकांनी बोलताना काय केलंय की 40,000 FSI. मी सक्सेनांना जाहीर आव्हान करतो की त्यांनी आज जे इथे तुमच्याकडे जाहीरपणे लोकांची दिशाभूल करायला, कारण हे असं खोटं बोलूनच प्रत्येक 336 कुटुंबांची ना दिशाभूल करत आलेत आणि खोटं बोलत आलेत की 40,000 FSI बाकी आहे. मी त्यांना जाहीर आव्हान देतो, 40,000 FSI जर बाकी असेल तर तो इथे आणून ठेवावा, कमिटी उद्याच्या उद्या राजीनामा देईल. 40,000 FSI कशाला म्हटलं जातं? म्हणजे काय की लोकांसमोर बोलताना, कारण शेवटी काय होतं, ह्या ज्या क्लिप्स आहेत ह्या युट्यूबच्या माध्यमातून मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात जातात, लोकांची बदनामी होते. पण हे जे असे खोटारडे आहेत, जे खोटं बोलणारे आहेत, आणि हा सक्सेना सांगतो की मी कुठल्या तरी कन्स्ट्रक्शन कंपनीमधलं कुठं त्याची स्वतःची डायरेक्टर आहे तो म्हणतो, आणि अशी लोक जर खोटं बोलायला लागली तर काय करायचं? त्याच्या बाजूला बसलेला तो अखिलेश सिंग नेहमी सांगतो माझ्याकडे ह्याचा GR आहे, त्याचा GR आहे, हे मिळालंय, नाल्याचा FSI मिळतो, मी बिल्डिंग बांधली. अरे ते बांधलेस तर आणून दाखव, कुठला तरी कागद घे ना आमच्या समोर आणून बस. ते कधीच नाही. तिसरी गोष्ट, तो वैभव बरडकर, नाही वैभव बरडकरच्या सांगण्यावरून त्या सक्सेनाने सांगितलं की 3.24 FSI हा नवीन FSI आहे माझ्या माहितीसाठी. ह्याचा जर GR आला असेल ना तर त्या सक्सेनाने दाखवा आणि वैभव बरडकरांनी पण आम्हाला दाखवा, म्हणजे आमच्या बुद्धीमध्ये भर पडेल. 3.24 हा माझ्यासाठी तरी नवीन FSI. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की वैभव बरडकरांनी या ठिकाणी मागच्या मीटिंगमध्ये सांगितलं होतं की हा रस्ता मी जनरल अरुण कुठलं तर गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडला नेऊन टच करतोय. ह्या बाबतीतही ते एवढं खोटं बोलतात. मी आता सांगतात की रिझर्वायरला, मी आता सांगतात 18.30ला जो रस्ता अस्तित्वात कधी येणारच नाहीये. हा दीपक सक्सेना सांगतो की मी फॉरेस्ट ऑफिसला आलो नाही एका दिवसात. आता बोलायला म्हणजे तोंडातून काहीतरी निघेल, पण ह्या लोकांना पार्श्वभूमी माहिती आहे का की त्या रस्त्यासाठी किती मेहनत केली, काय केलं? एक दिवस माणूसही ही तिकडे आली नाहीत. हा पूर्ण रस्त्याची मेहनत ही पूर्ण कमिटीने करून हा रस्ता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची हद्द कायम करून घेतली. ही सगळ्या गोष्टी कमिटीने निस्वार्थपणे केलेल्या आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की ज्यांनी सांगितलं की ह्या 2 नगरसेवक आमच्याकडे माजी नगरसेवक असून सुद्धा आम्हाला बाहेर जावं लागतं, त्याचं कारण काय आहे की ते आमच्या हिताचं बघत नाहीत. तर त्यांचं हित कशात आहे हे मी माझ्या बाकीच्या सभासदांचं हित बघतोय. त्यांचं स्वारस्य आणि त्यांचं हित वेगळं आहे आणि ते आम्ही कधीच पुरं करू शकत नाही. प्रत्येकाला जर मी ते वैयक्तिक जपायला गेलो की बाबा हा तुझी मागणी ही आहे ना, ही पूर्ण, तुझी मागणी ही पूर्ण, ही आपण करू शकत नाही. कारण ह्या 336 लोकांना घर देण्याचं हे आमचं कर्तव्य आहे आणि हे कर्तव्य आम्ही पार पाडणार. आणि ह्यामध्ये कितीही असे आडे वेळे जेवढ्या लोकांना अडथळा घालायच्यात घालू दे. हा प्रोग्राम, हा जो प्रोजेक्ट आहे तो 336 कुटुंबांनी आमच्यावर विश्वास टाकलेला आहे आणि तो आम्ही सक्सेस करून दाखवू, याबद्दल मी या ठिकाणी सांगतो. शेवटचा प्रश्न आहे, सोसायटी आणि लोक कधी समोर येणार आहेत? आम्ही कधी यायला तयार आहोत. आम्ही मागची मिटिंगही जाहीरपणे घ्यायला तयार होतो. एक तुम्हाला सांगू इच्छितो, आम्ही जानेवारी महिन्यामध्ये एक मिटिंग घेतली जी आम्ही फेस टू फेस घेतलेली. त्या लोकांना, त्या मिटिंगला ह्या लोकांनी कोऑपरेटिव्ह कोर्टात आक्षेप घेतला की ती मिटिंग रद्द करा. परवाची पण आम्ही फेस टू फेस घ्यायला तयार होतो. महानगरपालिकेकडे परवानगी मागितली. महानगरपालिकेने सांगितलं कोविडचा काळ आहे, 5 पेक्षा जास्त लोक एका ठिकाणी जमवू शकत नाही आणि जास्तीत जास्त 50 लोकांची मिटिंग घ्या. परत 50 लोकांची मिटिंग घेतली असती, ह्या लोकांनी हेच आरोप केले असते. त्याच्यामुळे जोपर्यंत कोविड काळ संपत नाही तोपर्यंत आम्ही फेस टू फेस मिटिंग घेऊ शकत नाही, कारण शेवटी नियमांचं बंधन हे सगळ्यांना पाळणं गरजेचं आहे. आणि आजही आम्ही परत सांगतो की कोविडच्या केसेस आजही शिवशक्तीमध्ये आहेत आणि हे असतानाही ही लोकांची गर्दी जमा करून, लोकांच्या मध्ये तमाशे तयार करून कोरोना वाढवण्याचं काम करतात. आणि लोकांचं हित जपायलाच पाहिजे. आम्ही असं नाही म्हणत की तुम्ही एकदमच चुकीचे आहात, आमच्याकडनं काही चुका झाल्या, काही चुका शेवटी मानव जात आहेत, चुका होतात, पण त्या सगळ्यांनी एकत्र बसून सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे. असे जर भांडणं करत बसलात आणि नको त्या लोकांना खोट्या गोष्टी सांगत बसलात, त्या विकासकाची जी फायनान्शियल कंडिशन आहे, हा शशिकांत पांडे त्याला 200 करोड रुपये मी देतो फायनान्स म्हणून त्यांनी जाहीर मिटिंगमध्ये टाकलेली रेकॉर्डिंग आहे. आणि आज त्या शशिकांत पांडे सांगतो की नाही त्याची फायनान्शियल कंडिशन मी काय, त्याला उत्तर मी देण्यापेक्षा हिम्मतबाई देतील. हिम्मतबाई कचरा जे रॉयल रिअल्टर्सचे डायरेक्टर आहेत ते देतील, ते माझं काम नाहीये. पण कसं आहे की लोकांना जे काही सांगता त्यामध्ये सांगताना तुमच्याकडे कागदपत्र काय आहेत, कोणत्या सरकारी नियमानुसार सरकारी अध्यादेश कुठले आहेत, GR कुठले आहेत हे दाखवा ना. आणि मला तर मी तर आवर्जून सांगणार आहे दोघांनाही, त्या
वैभव भरडकर आणि सक्सेना की 3.24 FSI कुठला असतो त्याचा GR मला दाखव, आणि 40,000 FSI जो बॅलन्स आहे तो पण आमच्या निदर्शनास आणून दे. एवढंच बोलेन मी. धन्यवाद.